हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम हिंदी भाषा के अपने कौशल पढ़ रहे थे ना। वैसे तो भाषा के कौशल पढ़ रहे थे, हिंदी तो ऐसा नाम है, कौशल तो सब में एक जैसे हैं, ठीक है। तो प्रमुख रूप से हम कौशल पढ़ रहे हैं और भाषा के इसके अंतर्गत हमने कौन-सा श्रवण कौशल था या सुनना कौशल था, ये हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हम सुनने के बाद हमारा मौखिक रूप से दूसरा कौशल बोलना रहने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी कौशल रहने वाले हैं। आधारभूत जो कौशल होते हैं जैसे सुनना हुआ, बोलना हुआ, ये माने गए हैं। तो मौखिक के ये दोनों रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर हम बात करें किसके अंतर्गत, बोलना यानी कि भाषण भाषण या बोलना, ये जो कौशल है इसकी बात करते हैं। देखिएगा, मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। मुख्य उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति या शुद्ध उच्चारण करना। जैसे बोलना में ज़रूरी था कि आप भाव को मुख्य रूप से उन्हीं भाव को उन्हीं हिसाब से सुने समझे, ठीक है। तो वैसे ही होता है कि अपने जो आपके अंतर्गत भाव हैं उन भावों को आप सही रूप से मौखिक रूप से आप प्रकट करें, और जो प्रकट कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से आप उच्चारण करके प्रकट कर रहे हैं। राम को नाम ना कहकर राम ही कहे तो ये शुद्ध उच्चारण होगा आपका, ठीक है। तो शुद्ध उच्चारण के साथ आप अपने भावों को प्रकट करें, यही तो क्या है, यही तो आपका मौखिक कौशल हुआ ना, ठीक है। बोलने का अर्थ अपने भाव या विचार को स्पष्ट, प्रभावी और प्रभावपूर्ण भाषा में आपके बोलकर अभिव्यक्त करना, जो श्रोता को स्पष्ट समझ में आ सके। आप जो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अपने भाव हैं, अपने विचार हैं, उनको आप प्रकट करने का काम करते हैं, और वो विचार एकदम ऐसी भाषा में होने चाहिए कि उनको समझ आए, वो अर्थ ग्रहण कर पाए, उस पर रिएक्ट कर पाए। तो क्या उनको समझ में आना आवश्यक है। अपनी बात को प्रकट करने का सबसे पुराना और प्रचलित तरीका है बोलचाल ही है, यानी कि बोल कर अपने भाव को प्रकट करना, ये पुराना तरीका देखने को मिला है। जैसे सुनना है वैसे बोलना है, प्राचीन समय से चला आ रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग ही वहीं से हुई। तो मातृभाषा में बोलना कौशल स्वाभाविक रूप से आपके सीख लिया जाता है, किंतु मातृोत्तर भाषा में अपने सीखने की अंतिम चरण में सप्रमाण सीखा जाता है। तो मातृभाषा में बोलना कौशल है, स्वाभाविक रूप से सीख लिया जाता है, किंतु मातृतर भाषा में सीखने के अंतिम चरण में आपके सप्रमाण सीखा जाता है। बोलना कौशल में उच्चारण की शुद्धता का विशेष महत्व है। जब आप बोल रहे हैं तो इसमें आवश्यक है कि आप जो भी बोल रहे हैं उनका उच्चारण बहुत ही शुद्ध रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बोलोगे ही शुद्ध नहीं तो सामने वाला समझेगा कैसे। इट्स इम्पोर्टेंट। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारणीय संबंधित त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भाषा के अगर आपका शिक्षण कर रहे हैं तो उच्चारण संबंधी आप क्या हैं, उच्चारण संबंधी जो त्रुटियां हैं ये अवहेलना नहीं कर सकते, उनको तो आपको सुधारना ही पड़ेगा। बात करें किसकी, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। कौन कौन सी अशुद्धियाँ आपके उच्चारण के समय हमें देखने को मिलती हैं अमूमन, तो देखिएगा इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आपके अक्षर संबंधी देखने को मिलता है, जिसमें अक्षर में या फिर संयुक्त अक्षर समस्याएं देखने को मिलती हैं, और मात्रात्मक देखने को मिलती हैं। कभी कभी आप मात्रा का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तदुपरांत को तदोपरांत पढ़ रहे हैं। अनुनासिक जो अक्षर होते हैं उनके लिए आप इस्तेमाल कर देते हो कई गलत जगह पर वर्णों के। ध्वनि, कहीं ध्वनि का आप लोप कर रहे हो, कहीं पर आप ज़्यादा बोल रहे हो तो ध्वनि का आधिक्य हो रहा है, और कहीं आप ध्वनि का विपर्य कर रहे हो, दूसरा अर्थ निकाल के दे रहे हो, आधिक्य कर रहे हो, कहीं कम कर रहे हो, ठीक है। नासिक्य, स्वराघात, कहाँ पर आप किस चीज़ को कितना आपके स्वर के साथ आघात लगाकर बोलना है, वहाँ पर आप सही स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो। स्थानीय बोली का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं हिंदी बोलता बोलता आप बीच में मारवाड़ी का जो आपके टोन आ जाता है, ये मारवाड़ी की जो निकल जाती हैं, एक स्वाभाविक से होती हैं, जो स्थानीय बोली का प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी एक उच्चारण संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आएगा, समझे। प्रयत्न लाघव, प्रयत्न का लाघव, ये भी आपके देखने को मिलता है कि प्रयत्न लाघव का शाब्दिक अर्थ होता है कि
कम श्रम में काम चला लेना, ये आपके प्रयत्न लाघव कहते हैं कि थोड़ी सी आपने प्रयत्न किया और उसमें काम चला लिया, ठीक है ना। उच्चारण की सुविधा के लिए विद्यार्थी किसी ध्वनि को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे ध्वनि विकार पैदा हो जाता है, उच्चारण की शुद्धता प्रभावित होती है। जैसे कृष्ण की जगह आप कान्हा बोल देते हैं, कुछ तो कृष्ण बोलते ही नहीं, उसका खुद का नाम कृष्ण है तो वो भी कहेंगे मैं कृष्ण हूँ, मैं कान्हा हूँ, नाम परिवर्तित, कुछ तो मतलब इतने कुछ कृष्ण बोलते फिर भी ठीक, कुछ कान्हा ही कर देते हैं, तो यानी कि क्या है, कृष्ण शब्द का उच्चारण बिल्कुल भी लुप्त कर दिया। तो इस प्रकार की बातें प्रयत्न लाघव, मेहनत कौन करे, तो ये काम चोरी, मेहनत चोरी आपकी बोलने में भी देखने को मिलता है, समझे ना। चले, र के विभिन्न रूप, र के विभिन्न रूप देखने को मिलता है। सामान्य प्रयोग जैसे रमेश, रमा, आप, रहीम, रजनी, राम कर रहे हैं। रेफ स्वर सहित जो र को आप व्याकरण में रेफ कहते हैं, जैसे चर्म, मर्म, कर्म, धर्म, गर्मी, सर्दी आदि, इसकी प्रॉब्लम दी। मुहावरे, लोकोक्ति या सूक्तियों का प्रयोग अभी आपके मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है तो मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयव की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचार है, इन विचारों को जब प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता बोलना कौशल की आपकी अनन्य विशेषता है। अब आप क्या बोल रहे हो, सारी चीज़ें आपकी क्रमबद्ध होनी चाहिए, ये आपकी इसके बोलना कौशल की सबसे अनन्य विशेषता है। आप जो बोल रहे हो आपको अब क्रम के हिसाब से बोलना चाहिए। अब मैं जैसे कि अब क्रम के हिसाब से पहले श्रवण कौशल पढ़ा, फिर बोलना अपने कौशल पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से ये क्रम है ना, ये क्रम हर जगह आवश्यकता है। और वैसे बोलने में तो बहुत ज़रूरी है, अब मैं उल्टा नहीं बोल सकता हूँ ना, ठीक है ना। बोलना है तो वही क्रमबद्धता होनी आवश्यक है, ये बात आप समझ रहे हो ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र जब बोलते हैं तो उसे बीच में टोकना नहीं चाहिए। जब उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र बोलते हैं ना, उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहिए। अंत में सुझाव दिए जाने चाहिए कि उसे छात्र का अपने बोलना कौशल विकसित होता है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा बेचारा बोला तो आप फटाक चाचा चौधरी बन के रोक दिया वहीं पर, ये गलती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब बच्चा बोल रहे हैं तो बोलने दो, गलतियाँ हो रही हैं तो आप माइंड में सोचते रहो ये गलती कर रहा है, लास्ट में सुझाव दीजिए ताकि वो कम से कम अपनी चीज़ें प्रकट तो करे। छुपाना शुरू कर देगा, वरना वो तो छुपाएगा तब नहीं जब आप पूरा बोलने दोगे, पूरा बोल जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ वर्क करना है आपको। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार देखते हैं। देखो, जिस प्रकार से हमने सुनने के प्रकार देखे, हमने कैसे सुनता है, अवधानात्मक, रसात्मक, विश्लेषणात्मक हमने देखा, ठीक उसी प्रकार से बोलने में भी आपके एक औपचारिक हैं, एक अनौपचारिक हैं, दो हिसाब से बोला जाता है। औपचारिक साहित्य विधाओं के रूप में आत्म अभिव्यक्ति, वर्णन करना, कविता, कहानी, एकांकी, नाटक, संवाद, व्याख्यान, वाद विवाद आदि सभा गोष्ठियों में स्वागत भाषण, परिचय देना, धन्यवाद ज्ञापन करना, अपील करना, वाद विवाद करना, कविता का पाठ करना, एकांकी है, नाटक है, संवाद है, कहानी है, वर्णन है, संवेदना है, प्रकटीकरण, इन सब का जब आप प्रकटीकरण करेंगे तो ये क्या औपचारिकरण है, क्योंकि भाषा की औपचारिक चीज़ें हैं, साहित्य हैं तो साहित्यिक औपचारिक चीज़ें हैं। ये सब जब वाद विवाद करते हो तो औपचारिक बातें करते हो तो ये औपचारिक माध्यम होगा। अनौपचारिक कब होगा, जब आप आम बातचीत कर रहे हो, ठीक है, दो दोस्त गप्पे मार रहे हो या फिर परिवार के साथ बातें कर रहे हो, कैसे भी, तो इस प्रकार की आम जब बातचीत होती है तो इसमें शब्दावली या वाक्य विन्यास या विषय क्रम के अव्यवस्थित से रहते हैं। अब आप इन शब्दावली हैं वो उड़म उड़म आपको मारवाड़ी शब्द अपने हैं तो वो भी यूज़ कर रहे हो, शब्दावली के आप वाक्य विन्यास है, विषय क्रम है, ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान आप नहीं रखते क्योंकि वहाँ पर औपचारिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एक अनौपचारिक, एक उगड़म गबड़म, यानी कि अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हो तो अनौपचारिक तरीके से बातें करते हो, तो मौखिक अभिव्यक्ति भी एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक, दो हिसाब से आप करते हो। चलिए, बोलने के कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं। जैसे हमने देखा कि सुनने के क्या क्या आपके उद्देश्य थे कि किस प्रकार से आप चीज़ों को सुनोगे, ग्रहण करोगे, उसी प्रकार से बोलने के भी कुछ उद्देश्य हैं। भाषा की सभी ध्वनियाँ और शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, बोलना कौशल। देखो, बोलना आपका काम है, कौशल यानी किसी चीज़ में प्रवीणता या दक्षता ग्रहण करना, ये चीज़ आप समझो। ये जब समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि बोलना कौशल के उद्देश्य क्यों समझ रहे हैं, यानी कि भाषा के सभी ध्वनियों और शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। जब हम किसी चीज़ को अपने कौशल यानी कि प्रवीणता प्राप्त कर रहे हैं, तो बोलने की प्रवीणता प्राप्त कर रहे हैं, तो जिसमें भाषा के सभी ध्वनियों और शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, तभी हम कुशल हो पाएंगे बोलने में। बेझिझक प्रवाह के साथ बोलने में योग्यता का विकास करना इस कौशल के उद्देश्य हैं। किसके, बोलने के उद्देश्य हैं।
बोलना, ये जो बोलने की कौशल के जो उद्देश्य हम देख रहे हैं, कौशल के उद्देश्य बोलने के हम देख रहे हैं, जिसमें बेझिझक और प्रवाह के साथ बोलने की योग्यता विकास विकसित हो सके, बोलने में उचित हाव भाव हो, आरोह अवरोह हो, नाटकीयता का निर्वहन करना हो, स्वाभाविक या गतिशीलता का, किस फेस एक्सप्रेशन के साथ आपको बोलना है, क्या चीज़ बोलनी है, किस सहज तरीके से किस व्यक्ति के सामने बोल पा रहे हो आप, क्या बोलना है आपको, कहाँ बोलना है, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उचित बालाघात, यानी कि किस वर्ड पे आपको ज़्यादा, मैं जा रहा हूँ ठीक है, तो इसका क्यों आप ठीक है कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ ठीक है, यानी कि इस ठीक का भी आपके कई अर्थ होता है, ठीक है ना। तो वहीं अगर हम बात करें किस चीज़ की, हम बात करें क्रमबद्ध ढंग से विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हो, क्रमबद्धता जो जरूरी है इस चीज़ के लिए, अपने विचारों को शुद्ध, स्पष्ट, रोचक और प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त कर रहे हो, अपने भाषण को आपकी स्थानीय बोली में प्रभाव से मुक्त करना इसका उद्देश्य रहता है, तभी इन चीज़ों को आप क्या है कुशल हो पाओगे ना, किसमें, बोलने में। बोलने के कुशल के लिए उद्देश्य यही है, अवसर के अनुकूल आप भाषा का प्रयोग करना, ये सारे इसके क्या बोलना कौशल के उद्देश्य हैं। स्थानीय बोली से क्या प्रभाव से मुक्त रहना है, अपने विचारों को शुद्ध, स्पष्ट, रोचक, प्रभावपूर्ण ढंग से अपने क्या व्यक्त करना है। नेक्स्ट, अच्छे वक्ता के गुण या मौखिक अभिव्यक्ति के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। देखो, आप जब भी अपनी बातें कह रहे हो बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध भाषा का इस्तेमाल कर रहे होने चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ पाए यार, आप अपनी दौड़ होशियारी करने के लिए उसे नहीं कह रहे हो, अपने भावों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव ढंग से आप प्रकट कर पा रहे हो, शुद्ध इस्तेमाल कर रहे हो, सरल कर रहे हो, स्पष्ट कह रहे हो, मधुर बात कह रहे हो। मधुरता ज़्यादा टिकती हैं, बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं जहाँ मधुरता होती हैं। स्वाभाविक रूप से बात करें, स्वाभाविकता हो, यानी कि आप किसी के किस लेवल के, किस स्टैंडर्ड के बंदे के साथ बात कर रहे हो, स्वाभाविक रूप से बात करनी जरूरी है, ठीक है ना। क्रमबद्धता होनी चाहिए, गतिशीलता और प्रभाविता होनी चाहिए, हर चीज़ में गति अति भी काम की नहीं, कम भी काम की नहीं। मैं ये कह रहा था, ऐसे भी अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था, ज़्यादा जोर भी नहीं चलेगा, मैं ये कह रहा था, ऐसे। अवसर अनुकूलता देख रहे, अवसर के अनुसार बोल रहे हो, आप बैठे हो शोक सभा में गप्पे मार रहे हो बर्थडे के, ठीक है ना। आपके प्रभाव उत्पादकता या स्पष्ट, यानी कि कोई बात कह रहे हो, आप कैसे उस पर प्रभाव उत्पन्न कर रहे हो, अपना दुख दूसरों तक आप पहुंचाने में सक्षम हो रहे हो, अपना सुख दूसरों तक आप पहुंचाने में सक्षम हो रहे हो, जो भी आपके भाव हैं ये अगर आप प्रभावी रूप से उस पर, तो आपके विचार हैं, अगर आप उस तक प्रभावित रूप से आपको प्रभावित कर रहे हो, तभी आप अच्छा वक्ता हो। शिष्टता होनी चाहिए बोलने में, जो भी आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करो, हर नहीं है कि टैग लाइन में एक एक गाली इस्तेमाल करते जाओ। संक्षिप्त होनी चाहिए, जो भी बोल रहे हो कम बोलो, कम भाषा में आप फटाफट से ज़्यादा अर्थ प्रकट करने वाला होना चाहिए। सार गर्भित बात होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, यानी कि सार की बातें होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बात एक करनी हो कि 10 पंचायत की कुटी की लास्ट में एक बात कह दी। मौखिक अभी ये सारे आपने क्या है, अगर अच्छा व्यक्ति बनने हो तो ये सारे गुण आपके अंतर्गत होने चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के आपके साधन देखें तो कविता पाठ, अशुभाषण, ये क्या है, ये साधन है कि आप अच्छे बोलने, आप कविता पाठ कर रहे हो तो आपकी भाषा सुधरेगी। अशुभाषण, अगर अच्छे भाषण दे रहे हो आप किसी चीज़ टॉपिक पर, या फिर कथा कथन कह रहे हो, यानी कि कहानी सुना रहे हो, सुन रहे हो, इसके अंतर्गत भी आपकी मौखिक अभिव्यक्ति सुधरती हैं। चित्र का वर्णन कर रहे हो, ये चित्र है, इस चित्र का ये चीज़ है, ठीक है, आप इसका अगर वर्णन कर रहे हो तो इसमें भी आपकी क्या है, अभिव्यक्ति के इसमें साधन है आपके बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर हो गए, वार्तालाप हो गए, बातचीत करोगे, संवाद करोगे, वाद विवाद करोगे। वाद विवाद प्रमुख रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर वाद विवाद स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है प्राथमिक स्तर पर वाद विवाद स्टार्ट कर दो कि क्या के बाद क्या आता है, क्या आता है, एक तर्क दे रहा, नहीं गया आता है ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो बाल सभा हो गई, जैसे सार कथन हो गया, कोई चीज़ बात इतनी बड़ी बात कही, उसमें आपकी क्या, इसमें क्या सार कथन निकालो, सार कथन हो गया। अंत्याक्षरी हो गया, ठीक है ना, अंत्याक्षरी कैसे शुद्ध लिखते हैं ये देख लीजिएगा। नाटक मंचन हो गया, नाट्यकरण हो गया, भाषण हो गया, प्रमुख रूप से ध्वनिग्राम, आपके ग्राहक यंत्र, टेप रिकॉर्डर, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। मौखिक भाषण की आपकी प्रत्यक्ष विधियाँ हैं, ये विधियाँ हम देखते हैं तो भाषण हैं, वार्तालाप हैं, अभिनय हैं, वाद विवाद हैं, संवाद हैं, ये क्या है, मौखिक भाषण के प्रत्यक्ष आपकी विधियाँ हैं। भाषण दे रहे, वार्तालाप, अभिनय, वाद विवाद और संवाद।
प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति के सशक्त होती हैं। प्रश्नोत्तरी विधि ऐसे भी आपकी क्या मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर दिया जा रहा है, तो उत्तर देने पर स्थिति में क्या है, यहाँ पर प्रश्न आपको ज़्यादा दिख रहा है लेकिन उत्तर भी इसमें छुपा हुआ है ना, तो उत्तर से भी जब देगा तो ज़्यादा अपने भावों को प्रकट करेगा, तो इससे भी क्या है मौखिक रूप से सुधार होगा ना। अगली बात की उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि है अभिनय प्रदर्शन। अभिनय प्रदर्शन, अभिनय प्रदर्शन है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर आपकी मौखिक भाषा की प्रत्यक्ष विधि है। मौखिक भाषा शिक्षा की क्या है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि अभिनय प्रदर्शन क्या है, अभिनय प्रदर्शन। अभिनय प्रदर्शन मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का सशक्त माध्यम वाद विवाद है। क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का सशक्त माध्यम है वाद विवाद। क्या है, वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का सशक्त माध्यम है वाद विवाद। क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का सशक्त माध्यम वाद विवाद। जब आप वाद विवाद यानी कि चीज़ों पर मंथन करते हुए अपने विचार प्रकट करोगे, सामने वालों को सुनोगे, तर्क वितर्क चलता रहेगा, तभी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, ये करने का सशक्त माध्यम होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि कौन सी, अभिनय प्रदर्शन, ठीक है ना। और अशुभाषण बोलने का एक योग्यता है। अशुभाषण बोलने की क्या है, बोलने की एक योग्यता है। क्या, अशुभाषण, किसी टॉपिक पर अपना भाषण दे रहे हो, अशुभाषण ये क्या है, बोलने की एक क्या है, योग्यता है। ये हो गया आपका मौखिक जो कौशल हुआ, भाषण कौशल हुआ, ये हमने देखा। अगला हम देखते हैं पठन कौशल, यानी कि कोई चीज़ है, इस चीज़ को आप पढ़कर, जिसमें इसमें कोई चीज़ लिखी हुई है, उन चीज़ों को पढ़कर अगर आप अर्थ ग्रहण कर पा रहे हो, कोई चीज़ लिखी हुई होती हैं, जैसे आप किसी चीज़ को बोली हुई को सुनकर आप अर्थ ग्रहण कर रहे हो तो वो सुनना कौशल था। तो यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है, उस लिखी हुई को अगर आप पढ़ रहे हो कि मेरा देश महान है, आप फील अंदर कर रहे हो कि यार मेरा देश महान है, तो उस चीज़ को समझ रहे हो, लिखा हुआ है कि मेरे देश के बारे में यानी कि भारत के बारे में बात कही गई है, तो ये क्या है, ये आपका पठन कौशल है। पठन कौशल का अर्थ है लिखित या मुद्रित या टंकित सामग्री को अर्थ बोध के साथ पढ़ना। चीज़ को सिर्फ पढ़ना नहीं कि मेरा देश महान, उसको फिर जैसे कि उसमें लिखा हुआ है मेरा देश महान, आपको इस पर फील कर रहे हो कि मेरा देश महान है, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, अर्थ को बोध कर पा रहे हो, तो क्या हुई, मेरा देश महान है। तो लिखे हुए का अर्थ ग्रहण करते हुए आप पढ़ रहे हो, तो ये आपका क्या है, पठन कौशल करना। और साथ में अपनी बुद्धि, अनुभूति, धारणा, मत के सांचे से उसे ढालना। फिर लिखी हुई को आप पढ़ रहे हो, भाव को फील कर रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर बुद्धि है, अनुभूति है, धारणा, मत के सांचे में उसे ढालना कि ये चीज़ क्यों लिखी हुई है, किस संदर्भ में लिखी हुई है, सारी चीज़ें। पढ़ना एकांकी प्रक्रिया नहीं है, इसमें शामिल है वर्णों की आकृतियाँ, उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, वाक्य विन्यास, शब्दों वाक्यों का विन्यास, शब्दों और वाक्यों के अर्थ, साथ ही अनुमान लगाने का कौशल। यहाँ पर सिर्फ लिखी हुई चीज़ों को पढ़ लेना ये एक सिर्फ एकांकी प्रक्रिया नहीं है, वहाँ पर वर्णों की आकृति आपको समझ में आनी चाहिए, ध्वनि उनसे जुड़ी ध्वनियाँ हैं, जैसे कि कैसे उसका उच्चारण हो रहा है, कैसे उसकी ध्वनि निकलेगी, अगर वहाँ से शब्द अगर बोलता तो क्या कहता। वाक्य विन्यास, शब्दों और वाक्यों का विन्यास, ठीक है ना, यानी कि बेलजोल, शब्दों और वाक्यों के अर्थ, साथ ही उनके अनुसार अनुमान आपके लगाने का कौशल कि ये चीज़ क्यों लिखी होगी और इसका क्या मतलब होगा, क्या आशय होगा इस चीज़ लिखने का, ये चीज़ अगर सोच पा रहे हो तो इसमें आपकी अच्छा कौशल है किसमें, पढ़ने में। पढ़ना शब्द अंग्रेजी के रीडिंग शब्द हैं, और जिसके लिए आपके हिंदी में वाचन और पठन दो शब्द हैं। पढ़ना शब्द क्या है, अंग्रेजी में रीडिंग से शब्द से आए हैं, यहाँ पर हिंदी में वाचन और पठन इसकी क्या है, शब्द हैं। ओके। लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहते हैं। लिखित सामग्री को पढ़ते हुए पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ उसके अर्थ को भी अगर ग्रहण कर पा रहे हो तो बस वही पठन कहा जाता है। पठन एक स्वउद्देश्य, सार्थक और चिंतन प्रदान क्रिया है। तो जो पढ़ना है, पढ़ना एक उद्देश्य के साथ होगा, सार्थक रूप से होगा और उसके चिंतन के साथ चिंतन प्रदान होना चाहिए। अब लिखे हुए के अगर आपको ऑटोमेटिक अगर आप चिंतन ही नहीं हो रहा है ना, जैसे कि आपके प्रेमचंद का गोदान या फिर जो गोदान उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप बस पढ़ते ही जा रहे हो, लाइनें पढ़ते जाओ, तो आपका पठन नहीं है, आप उसके अंदर का ऑटोमेटिक आपका चिंतन स्टार्ट नहीं होता है, आप मनन नहीं कर रहे हो, उस कैरेक्टर को आप फील नहीं कर पा रहे हो, तो चीज़ें आपकी क्या है, आपका पठन कौशल अच्छा नहीं है। पढ़ने लिखने की आपकी विधिवत शुरुआत वह विद्यालय में ही करता है और
शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार पढ़ने की लिखने में से बालक को सर्वप्रथम पढ़ना सिखाना चाहिए। सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए, फिर लिखना चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है सार्थक और भाषा की लय का निर्वाह पठन कौशल का अनिवार्य गुण है कि सार्थकता होनी चाहिए, भाषा का लय का निर्माण होना चाहिए। ये पठन कौशल का क्या है? सार्थकता अनिवार्य गुण है। पठन कौशल का अभिप्राय लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने और उसके पश्चात उस पर अपना मंतव्य स्थिर करने, फिर तदनुसार व्यवहार करने से है। तो पढ़ी हुई चीज़ को आप पहले तो पढ़ रहे हो, उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो, फिर अपना क्या मंतव्य स्थिर कर रहे हो कि अच्छा ठीक है वो बात ये कह रहा था, इस पर मेरा क्या मत हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो उसके अनुसार फिर आप व्यवहार कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ इसका प्रमुख रूप से रहने वाली है। पठन के अंतर्गत हम निम्नलिखित बातें आती हैं, देखते हैं। देखो भाषाई कौशलों का विकास देखते हैं। यहाँ पर देखो ध्वनि के प्रतीक, जो प्रतीक वर्ण हैं उनको देखकर पहचानना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे ये क्या कबूतर लिखा हुआ है ना, ये अगर आप समझ पा रहे हो ना तो ठीक है। प्रतीकों से वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण। अब इनसे जैसे कि कैसे शब्दों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर ये कमल लिखा हुआ है। शब्दों की उचित सोपान में बांट कर पढ़ना। अब शब्द हैं, उन शब्दों को उचित सोपानों में बांट कर अगर पढ़ना। शब्दों के सार्थक इकाइयों को बांट कर पढ़ना। पठित सामग्री के विचारों को समझना, जो आपने पढ़ा है इसका क्या है विचारों को समझ रहे हैं। फिर आप संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण कर रहे हैं, किस संदर्भ में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया उनका भाव आप ग्रहण कर पा रहे हो। ठीक है ना। फिर आपकी क्या भाषाई कौशलों का विकास होगा। पठन प्रक्रिया के सोपान देखें, 4 चरण माने गए हैं। प्रत्यय विज्ञान, अर्थ ग्रहण, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। पठन कौशल के सोपान है प्रत्यय विज्ञान, अर्थ ग्रहण, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। किसी चीज़ का प्रत्यक्ष अभिज्ञान कर रहे हो, समझ रहे हो, अर्थ को ग्रहण कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो उसका, और फिर उसका उपयोग कर रहे हो। ये आपकी क्या है सोपान रहने वाले पठन प्रक्रिया के। पहले क्या है प्रत्यय अभिज्ञान, उसके बाद अभिज्ञान ले रहे हो, फिर उसका क्या है अर्थ समझ रहे हो, अर्थ समझने के बाद उसका मूल्यांकन कर रहे हो कि यह चीज़ क्यों लिखी है, क्या कितनी सही है कितनी गलत है। उसके बाद क्या कर रहे हो उसका अनुप्रयोग कर रहे हो, काम में ले रहे हो। सोपान हो गए। पठन शिक्षण के उद्देश्य क्या है? अब देखो उद्देश्य, वर्णमाला के सभी वर्णों को पहचान कर पढ़ना। ये क्या है पठन कौशल के उद्देश्य हैं। वाक्यों को समुचित रूप से आपके पढ़ पाना। वाक्यों को आप समुचित रूप से पढ़ पा रहे हो, उचित लय के साथ कविता का पाठ कर पा रहे हो, उचित आपकी क्या लय के साथ कविता का पाठ कर पा रहे हो। साथ में छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना। तो छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, छात्रों को पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करने का योग्य बनाना। उचित वाचन आपके मुद्रा हैं, हाव भाव हैं, आरोह अवरोह हैं, बल के साथ पढ़ सकना। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपके पठन कौशल के अंतर्गत आपके उद्देश्य होते हैं। एकाग्रपूर्ण आपके पढ़ने की क्षमता का विकास करना, यति गति विराम चिन्हों आदि को ध्यान में रखकर पढ़ना होना। ठीक है ना। तो एक खैर क्या कहे अब, एक होता है रुको मत जाओ, एक होता है रुको मत जाओ। तो फर्क होता है यहाँ पर। अच्छा हुआ आ गया याद। रुको मत जाओ, ठीक है। यहाँ पर हो गया तो रुको मत जाओ, और यहाँ पर हो गया ये बिंदी तो रुको मत जाओ, यहाँ से हट जाता है। तो सारी चीज़ें क्या हैं बहुत ज़रूरी हैं कि आप कैसे संबंधित कर रहे हो। ठीक है ना। चलिए, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पढ़कर शक्ति का विकास करना। छात्रों में पठन के प्रति आपकी रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में क्या है पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी इसका उद्देश्य रहने वाला है। ओके। पठन से संबंधित आपके जो विकार हैं या कठिनाई है उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ये तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आता भी है कि पठन से संबंधित जो विकार या कठिनाई आती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। पठन क्रिया करते समय पाठ्यक्रम की आंखों से हमने क्या 12 इंच और सेंटीमीटर पूछे तो 30 सेंटीमीटर, 12 इंच या 30 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। 45 डिग्री का अपने कोण होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए, और 45 डिग्री का क्या होना चाहिए भाई साहब? कोण होना चाहिए।
हाथ का कोण कितना होना चाहिए? हाथ का कोण होना चाहिए 135 डिग्री। और कौन से हाथ में आपके रखना है? बाएं हाथ में रखना है। बाएं हाथ में रखकर 12 इंच या 30 सेंटीमीटर आपके दूरी पर 45 डिग्री के कोण पे बनाते हुए हाथ का कोण होना चाहिए 135। हाथ का कोण 135, ठीक है। और बाएं हाथ में पाठ्य पुस्तक ग्रहण करनी है अपने। पठन के प्रकार देखें तो एक होता है सस्वर यानी कि ध्वनि के साथ में स्वर चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, एक होता है मौन पठन यानी कि मन में पढ़ना। देखो इन दोनों प्रकारों को समझे तो सस्वर देखो, स्वर सहित पढ़ने हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर कहते हैं। अर्थ तो ग्रहण करना ही है तभी पठन होगा, एक बात याद रखना। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था है। सस्वर हम पहले मौन नहीं पढ़ते, पहले हम जोर से पढ़ते हैं, आवाज़ लगा लगा के पढ़ते हैं। ये प्रारंभिक अपने स्तर रहने वाला है। सभा में लिखित भाषण या अभिभाषण, अभिनंदन का प्रतिवेदन आदि पढ़ना आपके सस्वर पठन के ही रूप हैं। कविता पाठ सस्वर परिटिका हुआ है। कविता का जो पाठ है ये सस्वर परिटिका हुआ है। कक्षा का वातावरण आपके स्वर में हो जाता है। छोटी कक्षा 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। ये याद रखना 4th to 8 तक आपकी क्या है, ये आपके सार्थक अधिक होता है उपयोगी। सस्वर पठन में शरीर के 4 अवयव आँख, कान, मस्तिष्क और उच्चारण ये क्या है, सक्रिय होते हैं या फिर क्रियाशील होते हैं। सस्वर आपके पठन करने का समय 3 भाषाई कौशलों का एक साथ साधा जाता है, पढ़ना, बोलना और सुनना। सस्वर में देखो सुनेंगे, हम पहले बोलते ना 2 1 जा 2, फिर जोर से साथ में बरकते थे। तो एक तो क्या था, सुन रहे थे, एक बोल रहे थे और एक साथ में क्या है कहीं लिखा हुआ है तो वो पढ़ रहे थे। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, लिखी हुई को जोर से बरक रहे हैं तो हो गया पढ़ना, तो पढ़ना, बोलना और सुनना, ठीक है। लिखना नहीं हो रहा है सस्वर में। सस्वर पठन में भाषा का प्रवाह सार्थक इकाइयों में, सार्थक क्या है, इकाइयों में विभाजित वर्णों या शब्दों का यथार्थ उच्चारण, भाव विषय के अनुरूप जगह जगह उचित विराम, अनुतान, बालाघात, संगम आदि के साथ प्रभावपूर्ण आपके वाचन आवश्यक है। वर्णमाला के वर्णों के पहचान करके शुद्ध उच्चारण के साथ उचित गति से पढ़ने का अभ्यास सस्वर पठन के द्वारा ही कराया जाता है। शुद्ध उच्चारण के साथ अगर उचित गति से अपने पढ़ने का अभ्यास है सस्वर पठन किया जाए, ताकि बच्चे शर्माते नहीं है, उसमें बिंदास ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं तो इसे अभ्यास अच्छा हो जाता है। उद्देश्य देखो, सस्वर पठन के भी उद्देश्य हैं कि वर्णमाला के सभी वर्ण हैं, लिपि प्रतीक हैं, अक्षर विन्यास है, उनका पूर्ण ज्ञान कराना। श्रोताओं का आपकी संख्या या अवसर के अनुकूल वाणी की नियंत्रित करना, श्रोताओं की संख्या है, अवसर के अनुकूल वाणी को नियंत्रित करना, ठीक है ना। वाक्यों की समुचित रूप से अपने पढ़ पाना, उचित लय के साथ कविता का पठन कर सकना, स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकना, ये सारी चीज़ें देखो इसके अंतर्गत आपके कंट्रोल की जाती है। अब लय के साथ, अब लय बनाई जाती है कि साथ में बैठ के, तो इसका उद्देश्य ये है कि अब बच्चे आपके लय के साथ पढ़ना सीखे, स्पष्ट शुद्ध उच्चारण साथ पढ़ सके, उचित वाचन मुद्रा है, हाव भाव है, आरोह अवरोह है, बल के साथ पढ़ना है, उचित ध्वनि निर्गम के साथ, ये भी इसके उद्देश्य रहने वाले हैं। कविता का रसावाद करने में आपके योग्य हो, तो अब कविता का अगर वाचन कर रहे हैं तो उसका क्या है, रस लेना, उसमें छात्रों को पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करने के आपके योग्य बनाना है। तो छात्र है उनके पाठ्य सामग्री उनका अर्थ ग्रहण करने में क्या है, योग्य बनाना है। सस्वर वाचन के लाभ या उपयोगिता देखते हैं। प्रारंभिक जो अवस्था है, ऐसे नहीं है कि अब 12th के बच्चे हैं, ठीक है ना, सीनियर बन चुके हैं तो उनको भी वैसे पढ़ाओ, ये गलत है। प्रारंभिक प्राथमिक जो अवस्था है, प्राथमिक अवस्था में बालकों में जो वाचन कौशल है उसको विकसित करने के लिए सर्वप्रथम सस्वर आपके वाचन करवाया जाता है। तो प्रारंभिक जो प्राथमिक अवस्था में बालकों को वाचन कौशल को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम सस्वर वाचन करवाया जाता है। सस्वर वाचन से बालकों को वाचन के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाती है। सस्वर वाचन द्वारा बालकों की शुद्ध उच्चारण का आपके अभ्यास कराया जाता है। सस्वर वाचन से उचित गति है, बल है, विराम चिन्ह है, विराम है, हाव भाव है, आरोह अवरोह के साथ पढ़ने का अभ्यास होता है। सस्वर वाचन के साथ बाल में संकोच और झिझक का आपकी क्या है, निराकरण हो जाता है। यही तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फायदा है। ये सारी चीज़ें ये महत्वपूर्ण मिलती हैं। इसके बालक की आपकी क्या शब्द भंडार की है वृद्धि होती है। सस्वर पठन के भी 2 भेद हैं, एक व्यक्तिगत पठन है, एक सामूहिक पठन है। अब सस्वर में भी आपके
प्रमुख रूप से जब सहस्वर में आते हैं तो एक व्यक्तिगत हो गया और एक हो गया आपके सामूहिक। तो व्यक्तिगत पठन में आपके आदर्श पठन या वाचन जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षक जो पढ़ता है वो एकदम शुद्ध होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श पठन कहते हैं। वो क्योंकि हमारे लिए एक नमूने के रूप में, अब नमूना वो वाला नमूना नहीं, एक प्रतीक के रूप में काम करता है, आदर्श के रूप में। अनुकरण पठन या वाचन पठन छात्र के द्वारा किया जाता है, यदि व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है ना। सामूहिक पठन या समवेत पठन कहे, वाचन कहे तो समूह में छात्रों के द्वारा किया जाना। इस पठन में बच्चों के संकोच को दूर करने के लिए आत्मविश्वास के साथ उत्पन्न करने में मदद मिलती है। सामूहिक आपके पठन छोटी कक्षा में कराया जाता है। सस्वर आपके वाचन का अभ्यास कराने का सबसे उपयुक्त साधन है। अभ्यास कराने का क्या है, सस्वर वाचन का आपके अभ्यास कराने का सबसे उपयोगी क्या है, सामूहिक पठन ही है। तो जब भी हम सस्वर की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से हमारा सामूहिक रूप से ही क्यों सुनने को फील होता है, क्योंकि सस्वर में देखो स्वर के साथ हम ज़्यादातर सामूहिक रूप से पढ़ते हैं। बच्चों में यही देखने को मिलता है, कविता पढ़ते हो सारे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, या फिर एक बंदा आगे खड़ा हो जाता है वो बोलता है फिर उसके पीछे बच्चे बोलते हैं, या फिर आदर्श जो शिक्षण देखे तो शिक्षक के द्वारा ध्वनि के साथ पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर इस चीज़ें देखने को मिलती हैं। मौन पठन के अंतर्गत हम देखें, लिखित सामग्री को बिना आवाज़ मन ही मन में शांतिपूर्ण पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मौन पठन कहा जाता है। तो मन ही मन में आपके अगर हम पढ़ रहे हैं बिना ध्वनि के इस्तेमाल किए तो वो मौन पठन हो जाएगा। मौन पठन के अर्थबोध और पढ़ने की गति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जब आप बोल बोल कर पढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जल्दी थक जाते हैं, तो फिर आप चुप हो जाते हैं। इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।